अच्छा स्वामी जी, आप ये अभ्यास पूरे करवाइएगा, लेकिन एक चीज़ इसमें और बीच में जोड़ लेता हूँ ज़रा। ये ख्याल आ रहा है कि स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस जो है वो बॉडी के किस किस पार्ट पर आ सकता है और ये कैसे हो जाता है, क्योंकि मुझे कुछ फिल्में भी याद आ रही, बहुत सारे हीरो लोग जो भी हैं एक तरफ को झुक के चलते थे, वो क्या इम्बैलेंस होता था, हालांकि एक तरफ गमछा होता था, शायद उसका वजन हो। अजय देवगन की बात कर रहे हैं, एक तरफ अभी एक दक्षिण भारत की फिल्म आई थी, चाल वाल भी नॉर्मल नहीं होती थी। हाँ, तो स्वामी जी किस किस बॉडी पार्ट में स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होता है, क्या उसके लिए अलग से कुछ अभ्यास की जरूरत भी है? हाँ, अलग से अभ्यास की ज़रूरत है। जहाँ स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होता है, पहले तो ब्रेन को ठीक करना ज़रूरी है, पाचन को ठीक करना ज़रूरी है, और फिर जहाँ जहाँ रोग हो वहीं पर जहाँ खोट है वहाँ पर चोट करनी पड़ेगी और उसको दूर करें। तो ये तो खड़े होकर के बताए हमने। आगे झुक करके शशकासन, पीछे झुक करके सुप्त वज्रासन। तो अब देखो, जब पेट गड़बड़ हो जाए तो शशकासन और ये मंडूकासन, पेट पर बहुत बुरा असर होता है और इससे फिर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस आता है, नाभि धरण डिग जाती है। तो इसके लिए मंडूकासन और पवनमुक्तासन जरूरी है। फिर ऐसे आराम से पीछे झुकना, इसके लिए थोड़ा सा पहले तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दोनों घुटने पास में, दोनों एड़ियाँ बाहर की ओर निकाल दी, पंजे बाहर की ओर निकाल दिए, कुल्ले ज़मीन पर टिक गए, और फिर धीरे धीरे पहले हाथों से सहारा लिया और फिर कोहनी टिका दी, फिर पीछे कमर भी टिक गई और फिर दोनों हाथ पीछे सीधे ऐसे। ये नाभि के लिए, धरण के लिए और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, कमर दर्द के लिए, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बेस्ट है सुप्त वज्रासन। पहले दिन तो 10 सेकंड से ज़्यादा ना हो पाएगा, धीरे धीरे इसको फिर 1-2 मिनट तक किया जा सकता है। फिर अगला है सुप्त पद्मासन। दाहिने पैर को के ऊपर रखा, बाएं पैर के पंजे को दाहिने पैर को, और दोनों हाथ ऐसे पीछे खोल दिए। एक तरीका तो ये है, और दोनों घुटने जमीन पर टिक गए, पेट पूरा अंदर खींच के रखा, श्वास को बाहर छोड़ दिया ऐसे। दूसरा तरीका इसका ये ऐसे। ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर अगला अभ्यास है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में एड़िया ऐसे ऊपर, पंजा ऐसे खड़ा हुआ है और दाएं हाथ ऐसे उठाया और पीछे ले गए, अंगुलियां बाहर की ओर, अंगूठा से अंदर की ओर ऐसे, और श्वास अंदर और पीछे की ओर दो ऐसे। थोड़ी देर तक रुक जाएं, 10-20 सेकंड, एक स्थिति, लंबा श्वास लेकर। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और फिर गोमुखासन। बायां पैर पहले मोड़ा, दाहिना उसके ऊपर रखा, घुटने पर घुटना आ गया, और बाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाएं। और जिनका शरीर भारी भरकम हो तो खाली पैर मोड़ करके ही ऐसे बैठे। कोशिश करो बहनों, ये गोमुखासन स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बड़ा अच्छा है। बायां पैर नीचे, दायां पैर ऊपर, जो पैर ऊपर ही वही हाथ ऊपर लिया, और जो बायां पैर ऊपर से मोड़ा, इसको ऐसे मोड़ करके उसकी एड़ी नितंब के पास ऐसे लगा देते हैं। ये स्थिति बनती है ऐसे। और फिर जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर लिया, दायां पैर ऊपर, दायां हाथ ऊपर लिया, बायां हाथ पीछे से लिया, और पीछे से ऐसे धीरे धीरे ला करके ऐसे पकड़ लेते हैं ये ऐसे। तो इस प्रकार से एक तरफ से कम 10-20 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट तक करना। लंबे श्वास लेते रहना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का असर कंधों पर पड़ता है और उससे कंधे यूं हो जाते हैं,
किसी के ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, किसी की तो पूरी स्पाइन हो जाती है। अब उसके ऊपर वापस आ रहा हूँ, अभी कंधों से शुरू करके स्पाइन पर आऊँगा। फिर जब स्पाइन पर असर होता है उसको तो स्क्यूलियोसिस बोलते हैं, स्क्यूलियोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये अभ्यास जो अभी कर रहे हैं। और इनके करने से फिर ये सभी प्रकार के दर्दों से मुक्ति मिलेगी। साथ में वात मोक्षण, रक्त मोक्षण और अलग अलग प्रकार से जो है पूरे अभ्यंग, पंचकर्मा, षटकर्मा की जो पूरी प्रक्रियाएं हैं, इसकी प्रैक्टिसेस ये भी वात रोगों से मुक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वात से मुक्ति के लिए बस्ती और एटीएम की सब्जी, मिलेट्स का प्रयोग, उपवास बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा करता है और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बेस्ट है और बहुत अच्छा भी लगता है करने में। उल्टा लेट जाएं, सब बेटियों उल्टे लेटो, माताओं बहनों, ऐसे दोनों हाथ की हथेलियाँ देखो ऐसे मूल से ऐसे मिलाई और दोनों हाथों के हथेलियों के ऊपर ठोड़ी रख दी, दोनों हाथ की अंगुलियां कपोलों से लगी हुई, दोनों पैर पीछे सीधे, एक पैर को ऐसे मोड़ा और सीधा। अच्छा स्वामी जी, पीछे से एड़ी नितंब से लग जानी चाहिए। जी मेरे भाई, अभी चूंकि आपने वात का जिक्र किया एक तो दिन क्या आपका भी चेक करूंगा कितना स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है। स्वामी जी, क्या स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की जो बीमारी है, जो परेशानी है, ये वात पित्त कफ के बैलेंस के बिगड़ने से होती है? तो अगर ऐसा है तो इसके बैलेंस को ठीक करना पड़ेगा फिर। ये आपने एकदम ठीक पूछा। हमारे हुसैन भाई बहुत प्रज्ञावान हो चुके हैं और अब तो वो अच्छे एंकर होने के साथ साथ एक अच्छे डॉक्टर से भी हो गए हैं। और वात पित्त कफ जो हमारे त्रिदोष की जो का पूरा विज्ञान है, उसमें ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस पर इसका क्या असर है, तो वात का सबसे ज़्यादा असर है। कफ का भी थोड़ा असर होता है। कफ का असर खाली फेफड़ों पर ही नहीं होता, कफ का असर आँखों पर होता है। तो आँखों की मायोपिया से लेकर के और कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के मैकुलर डिजनरेशन, लेकर के आँखों पर चश्मा से लेकर के और नज़र की बहुत सारी प्रॉब्लम, दृष्टि दोष आते हैं। आँखों पर कफ का असर होने से दृष्टि दोष, बालों पर असर होने से बाल सफ़ेद हो जाते, कान पर असर होने से और टिनेटिस और बहुत सारी कान की दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। कफ का ज़्यादा असर होने से फिर शरीर में अलग अलग प्रकार की गठानें होने लगती हैं और पूरे शरीर का वेट बढ़ने लगता है, शरीर में प्रमाद बढ़ने लगता है, नींद ज़्यादा आने लगती है और पित्त का असर बढ़ने से मन अशांत होता है, चर्म रोग होते हैं, बीपी बढ़ता है, मन बेचैन हो जाता है। वहीं ये वात पित्त कफ त्रिदोष कई बार एक साथ किसी के तीनों के दोनों दोष बिगड़ जाते हैं। उससे तो निश्चित रूप से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन से लेकर के एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तक और ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वात पित्त और कफ को महर्षि पतंजलि की भाषा में समझे, जो योग के सबसे बड़े गुरु हैं, प्रकाश, क्रिया, स्थिति, ये तीन जो है, प्रकाश, क्रिया और जो स्थिति है, प्रकाश गुण है ये कफ का, क्रिया गुण है वात का और स्थिति गुण है, प्रकाश गुण है पित्त का, क्रिया गुण है वात का और स्थिति गुण है कफ का। वात पित्त कफ और सत्व रजस तमस, सत्व गुण के कारण से प्रकाश, रज के कारण से क्रिया और तम के कारण से स्थिति। तो ये सत्व रजस तमस, प्रकाश, क्रिया, स्थिति, इसके बिगड़ने से भुजंगासन, फिर तिर्यक भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन, फिर शलभासन, ये सब भी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी, इसको करा रहे। तो सत्व रजस तमस का समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, ये सारा योग से ही होगा।
सत्व रजस तमस का संतुलन, वात पित्त कफ का संतुलन। और हमारा तो संतुलन ठीक हो रहा है, ये खून का संतुलन बीच बीच में बिगड़ जाता है, उसको पीसीआर वाले ठीक कर लेंगे। 3 अभ्यास भुजंगासन के कराए आराम आराम से, चौथा अभ्यास ही है। ऐसे शलभासन के 4 अभ्यास करेंगे। और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस आज किसी को नहीं रहने देंगे। पूरा देश आज स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस ये भी बहुत बड़ा कारण है, बीपी का भी, शुगर का भी, थायराइड का भी, हार्मोनल इम्बैलेंस का भी, लो इम्यूनिटी का भी, जिनको बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है। तो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, इसको मात्र हम पोस्चर की गड़बड़ी तक ही सीमित ना रखें, ये बहुत बड़ा कारण बनता है हमारे सभी रोगों का। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को भी, जैसे हम प्रज्ञा अपराध को, स्ट्रेस को, लेस फिजिकल एक्टिविटी को, लेस ऑक्सीजन सप्लाई को बीमारियों का मुख्य कारण मानते हैं, त्रिदोषों को, त्रिगुणों के असंतुलन को, ऐसे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी एक बड़ा कारण है सब रोगों का। आज इसका निवारण होगा, जिससे जितने बन पाए पूरा पैकेज करा रहे हैं। करीब 50 अभ्यास हो जाएंगे आज, सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के, आसनों से लेकर के और प्राणायाम। ये तो सभी प्रकार के दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का हमारे भीतर इम्बैलेंस है उसको दूर कर देता है। तो ये आराम आराम से धनुरासन में पहले खाली टांग को पकड़े ही ऐसे, और बाद में ऐसे थोड़ा खींच भी ले पैरों को, ऐसे इतना तो कर ही ले। ये तो मीनाक्षी जी ज्योत्सना भी बहुत अच्छा कर लेती है छोटे बच्चों। स्वामी जी, मुझे ये भी ध्यान आया कि मरकट आसन कितने छोटे बच्चों को स्वामी जी योगाभ्यास करना चाहिए। और ये सवाल इसलिए कि आज ज्योत्सना आज ही पैदा हुई और आज बहुत सारा योगाभ्यास भी कर रही हैं। थोड़ी दुआएं भी दे दीजिए उनको आप। बड़ी हो गई हूँ मैं। बधाई हो हमारी योगिनी बहन को। थैंक यू स्वामी जी। ऐसे ही आपकी जीवन ज्योत प्रज्वलित रहे। और आप तो अब लाखों करोड़ों माँ बहन बेटियों के लिए रोल मॉडल, आइकॉन, इंस्पिरेशन, प्रेरणा बन गई हैं। अब सब कहते हैं हमको ज्योत्सना जी जैसा होना है, मीनाक्षी जी जैसा होना है। पूजा भी धीरे धीरे इस श्रेणी में आ रही है, वो भी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, वो भी माँ बहन बेटियों के लिए आदर्श बन रही है। और सेम टू यू हुसैन भाई, आपको भी बहुत लोग प्यार करने लग गए। एंकर तो बहुत है देश में, लेकिन भाई हमारे हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी का कोई जवाब नहीं। तो योग से सभी दीर्घजीवी होंगे। और सुबह जन्म हुआ था कि दोपहर शाम को ज्योत्सना जी? स्वामी जी शाम को 7:05 पे। तो रोज शाम को 7 बजे अपना बर्थडे मनाया करो। एक दिन को इकाई माने तो रोज, सप्ताह को इकाई माने तो 7 दिन में, महीने को इकाई माने तो महीने में, और वर्ष को इकाई माने तो। चलिए, मैं तो रोज अपना सुबह पैदा हुआ था तो रोज अपना बर्थडे सुबह सुबह मना लेता हूँ। ये बहुत अच्छा है। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, तेजस्वी रहें, वर्चस्वी रहें, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल आपका प्रबल हो। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम। और हमारे यहाँ तो बोला जाता है सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम, जन्मदिनम विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मंगलम जन्मदिनम। तो ये यशस्विता आपने वैसे ही हासिल कर ली है। ये तो हम अपने हृदय की प्रार्थनाएं आपसे परम प्रीति होने के कारण से कह रहे हैं। तो ये मरकट आसन बहुत ही जबरदस्त है और उसको बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं ज्योत्सना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।